गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर विल बी फाइन। एंड नाउ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपके चैप्टर 3 इंडस्ट्रीज इन इंडिया क्लास 10 सोशल साइंस का पार्ट 6, जहां पर हम आज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब ये होता है बेटा कि फॉरेस्ट से एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए जब मंगाया जाता है, जब वहाँ से लिया जाता है, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं उनका हम एज अ रॉ मटेरियल जब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। प्रीवियस क्लास में हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया था, लोकलाइजेशन देखा था हमने उसकी, और कुछ इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये आपकी बुक के पेज नंबर 59 पर ये टॉपिक मिलेगा आपको, जहां पर लिखा है, देखेंगे आप कि फॉरेस्ट आर एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर विच गिव अस सेवरल थिंग लाइक वुड, लाख, रेजिन्स, गम, बार्क, लीव, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स एटसेट्रा। इनवैल्यूएबल गिफ्ट्स का मतलब ये है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये इनवैल्यूएबल गिफ्ट्स कहलाते हैं जो हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं लाइक वुड, लाख, रेजिन्स, गम, बार्क, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी एग्जांपल्स हैं। नाउ दीज थिंग्स सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। द पेपर, फर्नीचर, रबर, सिल्क आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज के नाम यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी थिंग्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं फॉरेस्ट से एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री? जैसे लाइक यहाँ पर लिखा है कि द पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारी की सारी इंडस्ट्री फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। एज अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पेपर इंडस्ट्री इज गिवन हियर। ठीक है, कि हम यहाँ पर पेपर स्टडी के बारे में स्टडी करेंगे, सॉरी पेपर इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। कि पेपर आपको पता है लकड़ियों से पेपर बनता है, वो लकड़ियाँ जो हमको फॉरेस्ट से प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखा है चीफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश। कि मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर, ठीक है, कुछ स्मॉल स्केल की हैं, कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। नाउ इन मध्य प्रदेश डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर थ्रू विच द स्टेट गवर्नमेंट अर्न ह्यूज इनकम एवरी ईयर। ठीक है, कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से एक ह्यूज इनकम जनरेट करती है एवरी ईयर। Now, the government has introduced several schemes to collect and make use of forest product. ठीक है, कि गवर्नमेंट ने सेवरल स्कीम चलाए, बहुत सारे स्कीम चलाए हैं कि आप फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कलेक्ट करिए, गवर्नमेंट को सेल कीजिए, आपको उससे आपकी इनकम जनरेट होगी। एंड नाउ इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वनवासीज दैट अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज यूज्ड इन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री विच आर एस्टेब्लिश्ड लोकली। ठीक है, कि लोकल उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो जंगलों के आसपास रहते हैं, इसको वनवासी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट उनके लिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, उनके लोकल एरियाज पर यदि डेवलप कर दिया जाए तो उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। एंड नाउ इन दिस वे द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ द local inhabitant can be achieved. Following are the main forest produce based on which small scale and cottage industry can be established locally. ये वही लिखा है कि लोकल जो फॉरेस्ट के आसपास जो लोकल लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने की बात की गई है, एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। एंड नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। Some industries are based on agricultural and forest produce. ठीक है, बेसिकली इनके डेवलपमेंट के लिए एक बैकबोन बोला इन्होंने कि स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ द एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के बैकबोन है। यदि छोटे से लेवल पर हम इनको सेटअप करना स्टार्ट करें, ठीक है, गांव के लोगों को, विलेजर्स हैं, विलेज के जो पीपल्स हैं, विलेज हैं, जब उनका डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी डेवलप्ड कर जाएगी। ठीक है, कि महात्मा गांधी की एक बात इस पे आपको याद आनी चाहिए कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है, यदि गांव डेवलप्ड होंगे तो भारत ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक, दीज इंडस्ट्रीज ऑब्टेन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट।
ठीक है। तो इन इंडस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल है वो या तो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट से मिल जाता है या एग्रीकल्चर क्रॉप से मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ इज एन ऑपुलेंट स्टेट। ऑपुलेंट स्टेट का मतलब होता है एक समृद्ध स्टेट। तो मध्य प्रदेश को बोला कि यदि हम फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक ऑपुलेंट स्टेट है, एक समृद्ध स्टेट है। 30.74% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, कि मध्य प्रदेश का 30.74% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। एंड द फॉरेस्ट वेल्थ स्प्रेड ओवर द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। कि मध्य प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट है उसके जो प्रोडक्ट हैं उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मेजर एंड दूसरा है माइनर, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट्स में कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे टेक, साल, बैम्बू, तेंदू लीफ एटसेट्रा। एंड माइनर प्रोडक्ट के जो एग्जांपल्स हैं वो है खैर, माइरोबोलन, चरस, बहेरा, आंवला, लाख, गम, भिलावा, अचार, महुआ एटसेट्रा, ठीक है। इन फॉरेस्ट एंड विलेज एरिया वेयर द वनवासीज एंड विलेजर्स ड्वेल देयर इज अ एक्यूट लैक ऑफ इंडस्ट्री। तो ऐसे एरिया की बात की जहां पर फॉरेस्ट में फॉरेस्ट के आसपास के जो विलेज हैं, ठीक है, जो वनवासी लोग हैं वहां रह रहे हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज की, कि वहां पर कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाता, ठीक। देयरफॉर देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एस्टैब्लिश स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। अर्जेंट नीड है वहां पर ऐसी जगहों पर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री लगाने की। इफ दिस इज डन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वर वेल एज इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल विल इंक्रीज। यदि ये होता है, ठीक है, तो वहां के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और लास्ट में लिखा है कि देन ओनली इंडिया शैल स्केल बिकम अ ट्रूली हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस कंट्री। जब ये जब पॉसिबल हो जाएगा, जब वहां के लोगों का डेवलपमेंट होगा, तभी इंडिया एक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस कंट्री बन पाएगा। इसके बाद कुछ फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं जो हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। आपके बुक के पेज नंबर 60 पर आप देखेंगे जहां पर लिखा है कि बैम्बू, महुआ, आंवला, हर्रा, बहेरा, रीठा एंड शिकाकाई, लाख, भिलामा और भिलावा, भिलमा और भिलामा, ठीक है, ग्रास, हनी, गम और एकेडिक बबूल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको खुद पढ़नी है। इसमें मैं आपको बता देता हूं बेसिक चीजें कि क्या क्या आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे बैम्बू के बारे में यहां पर दिया, तो आपको ये पता लगाना है यहां पर बुक से पढ़कर, ये नोट्स तैयार करने हैं कि बैम्बू एक्चुअली में पाया किस किस जगह पर जाता है और किस इंडस्ट्री के लिए बैम्बू का यूज किया जाता है। ऐसे ही सारे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आपको स्टडी खुद करनी है, ठीक है। इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे आपके पेज नंबर 61 पर मिलेगा, जो है गवर्नमेंट्स एफर्ट, कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए हैं इन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो देखेंगे आप, लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, ये नाम आप याद रखें। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ वाज फॉर्म्ड एज कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इन द ईयर 1984, की 1984 में ये एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में फॉर्म्ड किया गया था। क्या? मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज एवं विकास सहकारी संघ, ठीक है। इसके अंडर में 2 और समितिज हैं, जैसे यहां पर लिखा है कि अंडर दिस जिला वनोपज सहकारी संघ एट रीजनल लेवल एंड एट द थर्ड एंड लोवेस्ट लेवल प्राथमिक वनोपज समिति व फॉर्म्ड। 2 और लेवल जो थे, 2 और संघ थे, उनको फॉर्म्ड किया गया था, कि जिला वनोपज सहकारी संघ जो कि रीजनल लेवल पर होता है एंड प्राथमिक वनोपज समिति, ठीक है। ये 2 और लेवल हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ में आते हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। एंड नाउ नेशनलाइज्ड लघु वनोपज समिति व फॉर्म्ड थ्रू दीज सोसाइटीज, और इन्हीं सोसाइटीज के द्वारा नेशनलाइज्ड लघु वनोपज समिति बनाए जाते हैं, छोटे छोटे वनोपज समिति बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहां पर नेक्स्ट आप देखेंगे लिखा है कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर कलेक्टेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो पर देखें तो जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, क्योंकि लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, ठीक है, उस बेस पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कलेक्ट करवाया जाता है। एंड नाउ द कलेक्शन वर्क इज डन मेनली बाय द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स यानी आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं, उनके द्वारा ये कलेक्शन किया जाता है। बट इट डज नॉट प्रोवाइड देम इनफ इनकम, लेकिन इनसे उनको एक इनफ इनकम नहीं मिल पाती है, जितनी इनकम उनको चाहिए वो नहीं मिल पाती है। देयरफॉर some efforts to establish cottage and small scale industry in these area are essential. Here are some suggestions, ठीक है। अब इसीलिए कहा गया है कि कुछ
इंडस्ट्रीज लगाने की, स्मॉल स्केल की कॉटेज इंडस्ट्री लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे जगहों पर, ठीक है। तो उसके लिए कुछ सजेशंस यहाँ पर दिए हैं, मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, देखेंगे आप। सबसे पहला फाइनेंशियल फैसिलिटीज, सेकेंड फैसिलिटीज ऑफ लैंड, थर्ड टेक्निकल हेल्प, फोर मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फिफ्थ एडवर्टाइजमेंट। शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं इसको कि क्या है फाइनेंशियल फैसिलिटीज, कि गांव के लोग हैं उनके पास फाइनेंस नहीं होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये एफर्ट करती है कि उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज कैसे दिलाई जाए। तो वही लिखा है कि सेटिंग अप ऑफ एनी इंडस्ट्री रिक्वायर्ड कैपिटल, द ट्राइबल्स डू नॉट हैव द कैपिटल्स, कि कैपिटल चाहिए होता है और ट्राइबल्स के पास इतना कैपिटल नहीं होता है। Therefore, to establish industries in tribal area, a system of financial through cooperative societies should be developed। ठीक है, कि एक सिस्टम जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा बनाया जाता है वो डेवलप्ड किया जाए ताकि वहां के लोगों को फाइनेंशियल आसानी से मिल सके। सेकेंड फैसिलिटीज ऑफ लैंड। अब देखिए हर लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होगी कि सबसे पहले फाइनेंस की जरूरत थी, अब जरूरत है लैंड की, कि लैंड कैसे प्रोवाइड कराया जाए। तो यहां पर लिखा है द ट्राइबल्स देमसेल्फ कैन नॉट एक्वायर अ प्रॉपर प्लेस फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, कि ट्राइबल्स के पास इतनी जमीनें नहीं होती हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सके, ठीक है। इट शुड बी प्रोवाइडेड एंड मैनेज थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्साइड्स टू, कि गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, ये कि उन जैसे लोगों के लिए जिनके पास लैंड नहीं और इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो उनके लिए लैंड प्रोवाइड कराया जाए। थर्ड देखिए टेक्निकल हेल्प, इस पे लिखा है कि इन द सेम वे टेक्निकल नॉलेज इज आल्सो नीडेड फॉर गुड प्रोडक्शन बट द ट्राइबल्स एंड विलेजेस डू नॉट हैव द टेक्निकल एक्सपर्टाइज। Therefore, according to the requirement of regional industry service for trained technical should be provided by the government। अब देखिए कनेक्टेड कैसे हैं ये तीनों लाइन एक दूसरे से, कि पहली फाइनेंस की जरूरत थी वो कंप्लीट हो गई, अब फाइनेंस के बाद लैंड की जरूरत थी, चलो वो भी मिल गया ना। तो थर्ड नंबर पर टेक्निकल हेल्प, कि अब किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए टेक्निकल हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कि टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जो विलेज के लोग हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए गवर्नमेंट एफर्ट करती है कि टेक्निकल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कराया जाए, कि कुछ जिनको टेक्निकल नॉलेज है वो लोग वहां पर जाएं और इंडस्ट्री को सेटअप करने में उनकी हेल्प करें ना। द फोर्थ नंबर मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब तीन चीजें हो गई, फाइनेंस भी मिल गया, लैंड भी आ गई, ठीक है, और टेक्निकल हेल्प भी मिल गई। अब चौथा नंबर आता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि अब जो प्रोडक्ट वहां से बन रहा है उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। तो यहां पर लिखा है कि द सक्सेस ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिपेंड ओनली ऑन द प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक्स ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि एक प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक होनी चाहिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, कि लोगों को इन चीजों से हम क्या कराएं, लोगों को ये हमारी मार्केटिंग टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को इनके बेनिफिट के बारे में बताएं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बेनिफिट के बारे में जब लोगों को पता चलेगा तभी इन चीजों को वो खरीदेंगे। और लिखा है कि इनकम कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय द सेल ऑफ कमोडिटीज, इनकम तभी जनरेट होगी जब इंडस्ट्री से बनी हुई चीजों की सेल की जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट अरेंज फेयर्स एंड एग्जीबिशन, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, इनके लिए फेयर्स यानी मेले, एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज कराती ताकि इन चीजों की मार्केटिंग लोगों के सामने की जा सके। एंड नाउ बट दिस इज नॉट इनफ, लेकिन ये इनफ नहीं हो पाता है। क्यों? यहां पर लिखा है कि इन एडिशन टू दीज गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्साइड्स एंड एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव स्टोर ऑल्सो। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कुछ स्टोर बनाए जाएं, ठीक है, कोऑपरेटिव स्टोर्स बनाए जाएं जहां पर इनसे बनी हुई चीजों की मार्केटिंग इजीली की जा सके। एंड नाउ फिफ्थ नंबर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये मेन चीजें होती हैं जहां से लोग अट्रैक्ट होते हैं, कि एडवर्टाइजमेंट जितना अच्छा होगा सेलिंग उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। आपको टीवी में डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट दिखते होंगे, ठीक है। अब उन एडवर्टाइजमेंट में क्या बताया जाता है, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है, स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। जैसे लाइफ बॉय साबुन आ रहा है, ठीक है, तो वो बता रहा है 99.9% जर्म्स को मारता है, ठीक। तो हमारे दिमाग में एक चीजें आती हैं, हमारे दिमाग में बातें आती हैं कि यह वाकई में सही हो सकता है, ठीक है, तो क्यों ना इसको यूज करके देखा जाए। डिफरेंट टाइप के क्रीम्स के ऐड आते हैं, डिफरेंट टाइप के साबुन के ऐड आएंगे, निरमा के ऐड आएंगे, अलग अलग चीजें ऐड से आती हैं, यानी हमको आधे से ज्यादा चीजें तो एडवर्टाइजमेंट से पता चलती हैं। इसीलिए यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। अब इन प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए, तो यहाँ पर लिखा है कि देखेंगे कि दिस इज द एज ऑफ पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, कि ये जो समय है ये पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट का, कि जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा, सेलिंग उतनी ज़्यादा होगी। एंड नाउ द सेल ऑफ एवरी प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज थ्रू एड्स। द एडवर्टाइजमेंट ऑन वन हैंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड देयर स्पेसिफिक फीचर टू द पब्लिक
एंड ऑन अदर हैंड अट्रैक्ट बायर्स, कि एक तरफ ये एडवर्टाइजमेंट जो है स्पेसिफिकेशन बताते हैं प्रोडक्ट की, और दूसरी तरफ बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं। एंड नाउ पीपल हु रन कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि जो लोग इस इंडस्ट्री को चलाते हैं, छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंसेस है, जो खर्च है, उसको बेयर कर सकें। तो यहां पर लिखा कि देयरफॉर प्रॉपर पब्लिसिटी ऑफ दीज गुड्स इज आल्सो द लायबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विच इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड अरेंजिंग फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। ठीक है, कि फेयर्स और एग्जीबिशन को अरेंज कराने के साथ साथ ये गवर्नमेंट का, ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक लायबिलिटीज बनती है कि इन चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट वो खुद कराएं, ताकि इनसे बनी हुई चीज़ें, इन इंडस्ट्री से बनी हुई चीज़ें इजीली मार्केट में सेल की जा सके। इसी के नीचे देखेंगे आप, लिखा है द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग इट्स बेस्ट एफर्ट टू प्रोवाइड द अबव सेड हेल्प टू द ट्राइबल्स एंड विलेजर्स area schemes and more effective implementation can improve the economic and social condition of the tribals and villagers. This in need is the need of the hour। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है एक बेस्ट एफर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक, किस चीज़ के लिए? विलेज के लोगों को, ट्राइबल्स के लोगों की हेल्प करने के लिए, जो इन इंडस्ट्रीज को रन कर रहे होते हैं। तो ये तो था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड होगा वो होगा पेपर इंडस्ट्री पर, जहां पर हम लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे, पेपर की प्रोडक्शन ऑफ पेपर पढ़ेंगे, एंड प्रोडक्शन ऑफ पेपर की कहां पर पेपर का प्रोडक्शन किया जाता है, किन किन स्टेट्स में किया जाता है और कितना % प्रोडक्शन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।